स्टूडेंट्स, मैं रश्मि सिंह। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए और अगर आप मुझसे और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आज केमिस्ट्री का क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर मैं पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का क्या है? सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर जो आपने यहाँ पे देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये टॉपिक हेडलाइन से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो चैप्टर केमिस्ट्री का है, इसमें मेनली हमें पढ़ना क्या है? पढ़ना हमें केमिस्ट्री का बेसिक्स है। केमिस्ट्री का बेसिक्स, तो केमिस्ट्री का बेसिक्स का जो स्टार्टिंग होता है वो स्टार्टिंग ही सबसे पहले किससे होता है? एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स, ये होते क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन किस चीज का होता है कि वो एटम्स क्या होते हैं, वो एटम्स एलिमेंट में डिफरेंस पता नहीं कर पाते हैं, मिक्सचर कंपाउंड में डिफरेंस नहीं पता कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से लेकर के ही चलूंगी, और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम होंगे मेरे टॉपिक में तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपका आंसर वहां पे दे सकूं। ओके, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ आपको, वो है एटम्स। ठीक है, तो एटम्स होते क्या है? व्हाट इज एटम्स? तो एटम्स का डेफिनेशन होता है, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर और एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, smallest particles of an element। ओके, किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है या फिर किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे हम एटम्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एटम्स, तो एटम्स को सबसे पहले जब बताया गया था कि एटम्स होते क्या है, तो वहां पे बताया गया था कि एटम्स कैन नाइदर बी डिवाइडेड। एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसे हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब फर्दर वहां पे स्टडी होते गए तो फिर क्या है कि वहां पे पता ये चला कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं, तो एटम्स को डिवाइड हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में एंड न्यूट्रॉन में। एटम्स को हम फिर डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटॉन में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, और इन सब का भी फर्दर वहां पे डिवाइड होता है, जो आपको नेक्स्ट क्लासेस में या फिर अगले जो चैप्टर्स आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें बताए जाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि एटम्स होता क्या है। तो सिंपल वे में अगर आप एटम्स को समझे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को एटम बोला जाता है। तो एटम को सबसे पहला जो डेफिनेशन एटम का आया था, तो एटम का डेफिनेशन ये आया था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, अनडिविजिबल होता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होते हैं, आप भी जानते हैं। प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एंड न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होते हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट कहाँ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, सोडियम। हम सभी जानते हैं सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? 11 होता है, सारे स्टूडेंट्स को पता है। अब क्या है कि यहाँ पे ये देखना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं। अगर सोडियम एक एटम है तो उसमें कहाँ कहाँ ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होंगे, ये मैम आपने यहाँ पे ये लाइन क्या बनाए हैं, ठीक है ना। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ ऑर्बिट के बारे में, ठीक है ना, वो ऑर्बिट यहाँ पे है। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पहले पढ़ रखा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो क्या आते हैं? 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो 281 ये है क्या, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ प्रोटॉन है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको इस ऑर्बिट में आपको यहाँ पे दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, ये K स्ट्रक्चर होता है, ये L होते हैं, ये M होता है, नेक्स्ट फर्दर N होता है। तो सबसे फर्स्ट में क्या है, K पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैंने डॉट से दिखा दिया। आप डॉट से नहीं भी दिखा सकते, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉट से दिखा दिया है कि डॉट से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे है एल, एल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। यहाँ पे दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, एम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। तो अब यहाँ पे मैंने आपको ये भी सिखाया नहीं कि बनते हैं कैसे, ये सब आपको भी जानने की जरूरी भी नहीं है। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी जानते तो परेशान होने की बात नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें मैं आपको ये बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो आपने तो ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बाहर ऑर्बिट में होते हैं, मूविंग होते हैं। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिया, इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये है क्या, यहाँ पे ये है न्यूक्लियस। ओके, न्यूट्रॉन फिर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इट मींस क्या हुआ कि किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके चारों ओर में रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है ना, ये आपको यहाँ से समझना चाहिए। तो मैंने छोटा सा पॉइंट बताया था एटम होता क्या है, तो आप सब में सीख लिया होगा शायद कि एटम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और एलिमेंट। ओके, तो आप यहाँ से देख लें, एक बार चेक कर लें, उतार भी सकते हैं आप यहाँ से। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने उतार लिया होगा इसे। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूं वो है एलिमेंट। एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट होता क्या है। ठीक है ना, तो एलिमेंट बोला जाता है इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है ना, अगर सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए सब्सटेंस होते हैं उसे एलिमेंट बोला जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, उसमें आपको बताया गया होगा कि अगर कोई भी एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, तो ये आपने पढ़ा होगा। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस होते हैं, और ये मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ। ठीक है ना, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है कि एलिमेंट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, बट मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। ओके, अगर कहीं पे एक एग्जांपल दिया हुआ है HCl, तो HCl इट मींस क्या हुआ कि यहाँ पे दो एलिमेंट है या दो एटम है। यहाँ पे ये है हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा क्या है, क्लोरीन। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है। अगर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम अगर कंबाइन कर रहे हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो एलिमेंट्स होता है वो सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम से कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का एलिमेंट हो जाएगा, नाइट्रोजन का एलिमेंट हो जाएंगे, ऑक्सीजन का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये एलिमेंट, ये नंबर ऑफ एटम्स, ये सेम टाइप ऑफ नंबर है। अब मान लीजिए ये ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, तो ऑक्सीजन में क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 4 10 12 15 जितना भी हो सकता है। तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन है तो ये भी एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन है तो ये भी एलिमेंट है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ आता है H2O या कहीं आता है लिखा हुआ CO2, तो ये क्या है, ये एलिमेंट है या फिर मॉलिक्यूल्स है, तो ये है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम एक दूसरे से कंबाइन करके बना रहे हैं। ओके,
तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। और सबसे पहले याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप ये बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको पीरियोडिक टेबल के अच्छे खासे नॉलेज रहेंगे तो ऐसे भी केमिस्ट्री में हमेशा उसका यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप यहाँ से याद कर लिख लीजिए, एलिमेंट इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एग्जाम्पल आप वहां पे उतार लीजिए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का भी डेफिनेशन यहाँ हम लिख देते हैं। मॉलिक्यूल्स इज अ सबस्टेंस made up of two or more than two different atoms which is chemically bonded to it. Example CO2, H2O and HCl. ओके, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है, इसको समझना आना चाहिए, इसको याद करने की वैसे कोई जरूरत है नहीं। व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, क्लास 11th में तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम क्या होता है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट जो हम आपको बताने वाले हैं वो है बताने वाले हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड। ओके, तो अगर हम सिंपली अगर समझने की कोशिश करें तो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। तो मिक्सचर में भी 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस कंबाइन करते हैं, और उसके बाद कंपाउंड में भी 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस कंबाइन करते हैं। फिर एक को मिक्सचर क्यों बोला जा रहा है, दूसरे को कंपाउंड क्यों बोला जा रहा है, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि मिक्सचर्स में जो सबस्टेंस कंबाइन करते हैं उनका कोई रेशियो नहीं होता है, वो कितना भी कंबाइन कर सकते हैं, जब उनका परसेंटेज क्या होगा नहीं होगा नहीं पता है, ठीक है ना। सिर्फ 2 सबस्टेंस मिक्स हो जाएंगे, 2 से ज्यादा सबस्टेंस मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर एयर का एग्जांपल लेते हैं तो एयर में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सब एक दूसरे से मिक्स होते हैं, लेकिन क्या किसी का कंपोजिशन आपको पता है कि नाइट्रोजन वहां पे इतना परसेंट होगा, ऑक्सीजन वहां इतना परसेंट होगा, नहीं पता है। लेकिन जो आप कंपाउंड अगर पढ़ते हैं तो कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो में वो वहां पे कंबाइन करते हैं, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो ही वहां पे बन पाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं H2O का, H2O का एग्जांपल लेंगे तो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे। CO2 हो गया, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे। और अगर वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन नहीं कर रहे हैं तो वो किसका क्या हो जाएंगे, वो मिक्सचर्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे आपको मिक्सचर्स बताने वाले हैं। व्हाट इज मिक्सचर्स, ठीक। When 2 or more than 2 substances combine without fixed ratio, they combine physically, not chemically bonded। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। मिक्सचर्स क्या होते हैं, जो 2 और 2 से ज्यादा सबस्टेंस अगर एक दूसरे से कंबाइन करे बिना फिक्स्ड रेशियो के तो हम उसे मिक्सचर्स बोलते हैं। उसमें किसी का कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एयर का, एयर का एग्जांपल लेते हैं तो एयर का एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, बहुत सारे गैसेस भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट गैसेस है। तो ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे किसी का फिक्स्ड रेशियो है, किसी का फिक्स्ड रेशियो नहीं है, बस सब एक दूसरे से कंबाइन किए हुए हैं। नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सारे लोग कंबाइन किए हुए हैं। दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं
ब्रास का, तो ब्रास भी एक मिक्सचर में आता है क्योंकि वहां पे कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। लेकिन वो कितना परसेंटेज में कंबाइन करेंगे ये कहीं नहीं दिया हुआ है, या फिर कहीं नहीं रहता है कि यहाँ पे कॉपर 10% है तो जिंक 90% होना चाहिए, या फिर अगर ये 80% है तो ये 20% होना चाहिए, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। बस दोनों एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ब्रास का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ से आना चाहिए, देख लीजिए एक बार। और नेक्स्ट मैं आपको कंपाउंड बताने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा कि जो मैं बता रही हूँ। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है ना। मैं आपको वहां पे आंसर दूंगी। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं और आप उसका फायदा ले सकें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ वो है कंपाउंड्स। ओके, व्हेन two or more than two substances combine in a fixed ratio by mass, they known as कंपाउंड। ओके, जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइन हो, उनका रेशियो फिक्स्ड हो बाय मास, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं H2O का, ठीक है ना। H2O का एग्जांपल लेते हैं। आप सब जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 × 2 क्योंकि यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन में कितने हैं, 2 हैं। गुड। ऑक्सीजन का कितना होता है मास, 16, 2:16, यानी 1:8 रेशियो, ठीक है ना। 1:8 रेशियो, 1:8 रेशियो। तो 1:8 रेशियो में क्या है, हाइड्रोजन 1 है, 1:8 रेशियो में है वाटर का। वाटर अगर कभी भी फॉर्म होता है, वाटर का अगर कभी भी फॉर्मेशन होता है तो हमेशा कितना फॉर्मेशन करेंगे, 1:8 रेशियो में कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। ये चीज आपको आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन तभी होगा जब हाइड्रोजन का 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। ओके, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम बढ़ जाता है या फिर ऑक्सीजन का एटम बढ़ जाते हैं तो क्या यहाँ पे वो वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, नहीं करेंगे। वो अदर कंपाउंड या फिर मिक्सचर्स का फॉर्मेशन कर देंगे, लेकिन उनका रेशियो हमेशा फिक्स होना चाहिए, 1:8 रेशियो। और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम होने चाहिए और ऑक्सीजन का 1 एटम होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे H2O का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मैं आपको एग्जांपल एक और बता देती हूँ यहाँ पे ताकि आप समझ सके कि कंपाउंड होता क्या है, ठीक है ना। ऐसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर आपको और देखना है तो यहाँ पे देखिए CO2 भी एक कंपाउंड है जैसा कि हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये गए कार्बन, ये है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हम निकाल सकते हैं। रेशियो निकालने के लिए आपको आने चाहिए, कार्बन का एटॉमिक मास कितने होते हैं, 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 इंटू 2 कर देंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएंगे 32। इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 3:4 रेशियो। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है ना, कि कौन यहाँ पे एलिमेंट का फॉर्मेशन, कौन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और कौन मिक्सचर्स का फॉर्मेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल वे है, अगर कोई फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहा है तो वो कंपाउंड हो गए, और जो फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं कर रहे हैं वो मिक्सचर्स हो गए। लेकिन दोनों में सबस्टांस 2 या 2 से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन डिफरेंसेस सिर्फ होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का कॉम्बिनेशन। रेशियो अगर फिक्स्ड है तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, अगर नहीं तो वो मिक्सचर्स का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, कोई डाउट होगा तो या फिर कोई प्रॉब्लम होंगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है क्लास 11 का, वो आ रहे हैं नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, नेचर
ऑफ मैटर। ये इससे पहले जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सारे बेसिक्स थे। ये आपका क्लास 11 में आपसे कभी क्वेश्चन राइज नहीं हो सकते हैं कि कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें कंफ्यूजन अगर आपको रहेगा तो आप कभी भी केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने छोटा सा आप लोगों को बता दिया, छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बता दिए कि कैसे इजिली हम एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है नेचर ऑफ मैटर। क्लास 9 में आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, वही क्लास 11 में भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ मैटर, सबसे पहला यहाँ पॉइंट्स आता है व्हाट इज मैटर। मैटर होता क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। सभी जानते हैं एनीथिंग दैट ऑक्युपाई अ स्पेस एंड हैज मास, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ओके, ठीक है ना। किसी का एग्जांपल ले लो, बुक, पेन, एयर, ठीक है, चेयर, पेंसिल, किसी का भी एग्जांपल ले लो, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे यूनिवर्स में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और सबका कुछ ना कुछ मास होगा, चाहे वो जितना भी मास हो, चाहे लार्ज मास हो, चाहे स्मॉल मास हो, चाहे माइक्रोस्कोपिक मास हो, कुछ भी हो, कितना छोटा से छोटा मास हो, ज्यादा से ज्यादा बड़ा मास हो, लेकिन मास तो सबके पास होते हैं। और वैसे किसी भी सबस्टांस जिसमें मास होता हो और थोड़ा बहुत भी स्पेस ले रहे हैं तो हम उसे क्या बोल देंगे? मैटर। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये हमारे हाथ में क्या है, यहाँ पे मार्कर है, ये देखिए मार्कर है, तो इसका देखिए ये इतना स्पेस लिए हुए हैं, बहुत ज्यादा तो हमारे यूनिवर्स का स्पेस लिए हुए नहीं है, छोटा सा स्पेस लिए हुए हैं, और इसका कुछ ना कुछ मास भी है। इट मीन्स क्या हुआ, ये है क्या? मैटर है। इसी तरह से हम जिसका भी अगर एग्जाम्पल देखें, अगर हम चारों तरफ अपने यूनिवर्स में देखते हैं तो क्या है कि आपको दिखाई देगा कि जितने भी लगभग सबस्टांस हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो मैटर है, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ मास है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्पेस है, तो वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? मैटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, ये आपको बोल दे बुक, पेन, एयर, चेयर, जो भी है, पेंसिल, ठीक है ना। जितना भी अगर आप एग्जांपल लेते हैं, पिज्जा, बर्गर, जो भी आप लोग खाते हैं वो भी एक तरह के मैटर में ही आते हैं, ठीक है ना। तो हर सबस्टांस जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लगभग मोस्टली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी, मोस्टली वो क्या है? मैटर है, ठीक है ना। अब क्या है कि मैटर, नेचर ऑफ मैटर में जो सबसे फर्स्ट हम स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर स्टडी करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम आप तो जो पढ़ा रहे वो तो हमें आता ही है, ये क्योंकि वो कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, लेकिन जब मैं फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट की हूँ, सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं सारी चीजें आपको लेकर के चलूँ, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, हर चीज आपको छोटी छोटी जानकारी देते रहूं, और छोटी छोटी जानकारी दे करके आगे बढ़ते रहूं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई परेशानी ना हो। ओके, तो स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर में हम क्या स्टडी करेंगे? सॉलिड। सेकेंड स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा क्या होता है? लिक्विड। एंड थर्ड स्टेट ऑफ मैटर हमारा क्या होता है? गैस। तो यहाँ से एक चीज देखिएगा, मैं आपको डिफरेंसेस अच्छे से लिख करके बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ मैं समझा रही हूँ। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पॉइंट आते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंसेस में, वो सबसे पहले आते हैं कि सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड, इसका सॉलिड सबसे फर्स्ट जो इसका हम बताने वाले हैं वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ इसको भी इरेज कर दीजिए, क्योंकि आपको ये अच्छे से समझना है। जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप क्लास 9 में पढ़नी है वो तो आपको भी आता है, लेकिन छोटे ये भी आपको 9 में ही पढ़ने थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको अच्छे से समझ में ना आई हो, तो अभी देख लीजिएगा, ठीक है। सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो जो देखिए, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, या कोई भी मैटर हो, सारे के सारे बने किससे होंगे? पार्टिकल से बने होंगे, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं,
तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स तो होगा जो एक दूसरे को कंबाइन करके रख रहा है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं हम, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अटैच्ड होते हैं, यानी कि मतलब जोर से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे से दूर जाने के लिए नहीं देते हैं। ओके, हम बिल्कुल भी स्ट्रांगली एक दूसरे को क्या करते हैं, कंबाइन करके रखते हैं। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं जो एक दूसरे को कंबाइन करके रखता है। अब अगर हम लिक्विड में देखें तो लिक्विड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा एक दूसरे से दूर होते हैं, हल्का सा। ठीक है, इसके भी मॉलिक्यूल देखिए, अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएगा तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास रहेंगे ही नहीं, फिर तो वो एक मॉलिक्यूल्स कहीं और एक मॉलिक्यूल्स कहीं और। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में लगते हैं, सॉलिड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लिक्विड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एंड गैसेस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन सभी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहे हैं वो डिफर होते हैं। जैसे कि अगर सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उसमें क्या है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से मतलब कॉम्पैक्टली अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे को खींच के एक दूसरे से रखते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या फिर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। और नेक्स्ट हम गैसेस का भी देख लेते हैं, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है ना। तो ये गैसेस का हो गया, ये किसके हैं, सॉलिड का, ये किसका है, लिक्विड का, एंड ये किसके हैं, गैसेस के। तो ये है। तो अब यहाँ पे देखिए जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसमें जो हम मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं ये क्या है, कॉम्पैक्टली अटैच्ड है। इट मींस क्या हुआ, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि इसका मतलब क्या कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पे देखें तो इसका मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मोस्टली पूछे जाते हैं मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है ना। तो इसका ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, ना तो इसके पास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ना ही इसके पास बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका क्या हो जाएगा, लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैस। ओके, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड से कम होता है लेकिन गैसेस से ज्यादा होता है। ओके, अब आप बोलिए मैम गैसेस के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, बिल्कुल होता है, गैसेस के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लेकिन गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है, ठीक है ना, इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सेकेंड जो हम पॉइंट बताने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेकेंड जो पॉइंट बताने वाले हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। स्पेस ये आपको समझ में आ गया होगा, स्पेस मतलब क्या होता है, जगह। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस। अभी आपने क्या देखा था कि जो सॉलिड में जो सबस्टेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से तो कॉम्पैक्टली अटैच्ड होता है, ऐसे अटैच्ड होते हैं, बिल्कुल भी इस तरह से अटैच्ड होता है। तो क्या इनके बीच में ज्यादा स्पेस होंगे, नहीं होगा, ठीक है ना। इनके बीच में सबसे कम स्पेस होता है क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। और जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा फोर्स है, उसमें स्पेस कैसे हो सकता है। इट मींस क्या हुआ कि इसके बीच में स्पेस जो है वो हो जाएगा मिनिमम। क्या हो जाएगा, मिनिमम स्पेस, ठीक है। अब लिक्विड में आते हैं, तो लिक्विड में स्पेस बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मोर देन solid but less than gas। ओके, अब देखिए गैसेस में देखिए तो गैसेस के पार्टिकल्स तो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। इट मींस क्या हुआ, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी क्योंकि बहुत इजी पॉइंट है, बहुत ही अच्छा समझने वाली है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, आपको आना चाहिए। किसमें मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या किसमें मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, तो ये आपको यहाँ से आना चाहिए।
अगर आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ जाएगा तो ये इसका आंसर भी आप दे दीजिएगा, क्योंकि जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होगा, क्योंकि जिसमें फोर्स ज्यादा होगा वो एक दूसरे से केमिकली कंबाइन करके रखेंगे। अगर जोर से कंबाइन करके रखेंगे तो उनके बीच में तो स्पेस ही नहीं होगा, जब स्पेस नहीं होगा तो मिनिमम स्पेस इसका आ जाएगा सॉलिड का। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है डेंसिटी। देखिए मैं आपको केमिस्ट्री बता रही हूँ और यहाँ पे डेंसिटी मेनली मास को बता रहा है, ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे समझना है। अब इसमें यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कि डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, ठीक है ना, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होगा, लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा या फिर गैसेस का ज्यादा होगा। तो आप ये चीज याद रखिएगा, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, ठीक है ना, तो उसका मास भी ज्यादा होगा, ठीक है। जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो मास ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर मास ज्यादा है इसमें डेंसिटी किसका हाइयर होगा, सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का, तो सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, हाई। लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है, उसका भी हाई ही रहता है, लो हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में तो लो होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, लो होता है। क्या जितना डेंसिटी सॉलिड का होता है उतना डेंसिटी लिक्विड का होता है या फिर गैसेस का होता है, नहीं, लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम होता है, इसीलिए यहाँ पे बोल देते हैं लो डेंसिटी, और गैसेस का सबसे लोएस्ट डेंसिटी होता है, ठीक है, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी एंड लोएस्ट डेंसिटी। ओके, ये चीज आपको यहां से आना चाहिए। सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं हम कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब होता है किसी भी चीज को अगर आप लेते हैं तो जब आप उसको कॉम्प्रेस करते हैं, यानी कि जब उसको दबाते हैं, ठीक है ना, तो वो कितना वहां पे दब रहा है, कितना वो कॉम्प्रेस हो रहा है, जिसमें ज्यादा हो रहा है कॉम्प्रेस उसमें क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना, और जिसमें नहीं हो रहा है उसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी कम है। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि सॉलिड है, हमने आपको बताया कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से एकदम बिल्कुल अटैच इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से अटैच्ड है। अब क्या हम यहाँ अगर यहाँ ऊपर से हम यहाँ कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो क्या ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से कंप्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंप्रेस होने के लिए इसके बीच में स्पेस भी तो होना जरूरी है, स्पेस तो है नहीं। अगर स्पेस नहीं है तो क्या ये कंप्रेस बहुत ज्यादा हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है और ये क्या है, सॉलिड है, अगर हम इसको ऊपर से ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या ये कंप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस है कि जो वो सॉलिड भी हैं लेकिन वो कंप्रेस होते हैं, तो वो अगला नेक्स्ट पॉइंट है, आप क्लास 9 में पढ़े भी हैं, ठीक है ना, ये भी आप क्लास 9 में पढ़े हैं। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी उस सब्सटेंस में ज्यादा होगा जिसमें कि स्पेस ज्यादा होगा। स्पेस ज्यादा होगा तो अगर हम ऊपर से कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स उस जो खाली स्पेस है उस स्पेस के बीच में आएंगे, तो क्या है कि वहां से ऊपर से वो ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं है, इट मीन्स क्या हुआ, सॉलिड में लोएस्ट कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है, इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है ना। लिक्विड में कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है लेकिन बहुत कम होते हैं, इसमें भी ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी लो कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, लेकिन होता है, याद रखिएगा। गैसेस का कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, गैसेस का कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, हाई होता है। अब क्यों होता है ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसमें स्पेस ज्यादा होगा उसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर मिटा। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वो क्या है, इसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड
फिक्स्ड शेप। ओके, सॉलिड का जो वॉल्यूम और जो शेप होता है वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। लिक्विड में क्या होते हैं, शेप फिक्स्ड नहीं होता है, शेप नॉट फिक्स्ड। एग्जाम्पल अगर लेते हैं, वाटर ले लिए, ठीक है, एक ग्लास ले लिए, एक बाउल ले लिए, ठीक है ना, बाउल मतलब कटोरी, ठीक है, एक बाउल ले लिए, एक ग्लास ले लिए, एक प्लेट ले लिए, ठीक है, और एक ही अमाउंट का पानी आप तीनों में डालिए तो क्या है, सबका शेप अलग अलग होगा। प्लेट वाला प्लेट का शेप ले लेगा, ग्लास वाला ग्लास का शेप ले लेंगे, ठीक है, और जो बाउल होंगे तो बाउल वाला बाउल का शेप ले लेगा। इट मीन्स क्या हुआ कि इसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है इसका, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है, चाहे आप ग्लास में रखे, प्लेट में रखे, इसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। गैसेस में नाइदर फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, इसका ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, ठीक है ना। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, गैसेस का फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसका फिक्स्ड शेप फिक्स्ड नहीं होते, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इसका तो फिक्स शेप और वॉल्यूम दोनों में से कोई भी फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए। चलिए अब एग्जाम्पल दे देते हैं और खत्म करते हैं पॉइंट को, ठीक है। एग्जाम्पल, अब सॉलिड का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितना भी आपका मन है देते जाइए, हाँ, ठीक है ना। पेंसिल, ट्री, चेयर, ठीक है। लिक्विड का एग्जाम्पल देते जाइए, ठीक है। लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर, अल्कोहल। गैसेस का एग्जाम्पल अगर देते दीजिए तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ पे जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, अगर आपको अच्छे से सॉलिड लिक्विड गैस का प्रॉपर्टी अगर आपको समझना है तो इन्हीं को एग्जाम्पल लेकर के आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। वो आपको अच्छे समझ, जैसे पेंसिल है, क्या पेंसिल को आप कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेंसिल है तो पेंसिल का डेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। पेंसिल में स्पेस नहीं है, इस पेंसिल में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्पेस काफी कम है। वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो वाटर में भी आप समझ लेंगे। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं तो ऑक्सीजन, यानी कि अगर किसी भी पॉइंट को अगर अच्छे से आपको समझना है तो इसके एग्जांपल को देखिए। अगर आपको एग्जांपल आप देखेंगे तो उसका जितना भी प्रॉपर्टीज है वो अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका अब देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर में ही एक छोटा सा पॉइंट है, ये देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मैटर का इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन मतलब क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, मतलब जो भी आपको यहाँ दिए हुए हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये हमने लिख दिया यहाँ पर लिक्विड, ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉलिड और यहाँ पे मैंने लिख दिया गैसेस, ठीक। अब यहाँ देखिए सॉलिड से लिक्विड में कब सब्सटेंस चेंज होते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसे लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे हीट करना होगा। जैसे ही आप हीट करते हैं तो सॉलिड में प्रेजेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो टूटता है, ब्रेक होता है, तो सॉलिड किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर लिक्विड को गैसेस में चेंज करना है तो फिर क्या करेंगे, तो भी हम यहाँ पे हीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, melting. The process by which solid changes into liquid, that process is known as melting. Okay, liquid से अगर gases में change कर रहे हैं तो भी हम heat कर रहे हैं, ठीक है। और जो liquid से gases में change करते हैं उस process को क्या बोला जाता है, boiling.
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली, जैसे अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे या फिर कूल करेंगे तो सबसे पहले क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड गैस में चेंज होंगे, या फिर अगर कूल करेंगे तो गैस लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। मैक्सिमम में क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होते हैं, लिक्विड गैसेस में चेंज होता है, गैसेस लिक्विड में चेंज होते हैं और लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि डायरेक्टली सॉलिड गैसेस में चेंज होते हैं। डायरेक्टली सॉलिड किस में चेंज होता है, गैसेस में, या फिर गैसेस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां से याद रखना है। अगर गैसेस लिक्विड में अगर चेंज कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, कूल, यानी कि वहां का टेम्परेचर कम करना होगा। गैस अगर लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो भी क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। तो फिर उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, ठीक है ना। सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैसेस में चेंज हो रहा है, तो सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि लिक्विड का प्रॉपर्टीज लाना होगा। लिक्विड का प्रॉपर्टी यानी कि उनका स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए। तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें हीट देना होगा। जब हम हीट करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लेकिन उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, ठीक है। लिक्विड अगर गैसेस में चेंज हो रहा है तो भी हमें हीट करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। अब गैसेस अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, यानी कूल करना पड़ेगा। अगर कूल करेंगे तो गैसेस अगर लिक्विड में चेंज करें उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सॉलिडिफिकेशन। लेकिन हमने आपको क्या बताया, कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में चेंज होते हैं और गैसेस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन होता क्या है। The sublimation is a process in which solid directly changes into gases and gases directly changes into solid. That process is known as sublimation. अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। आप इतना तो समझ गए होंगे, इतना आप समझ गए होंगे, और इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लेते हैं आइस, ठीक है। आइस क्या होते हैं, सॉलिड, गुड, सबको पता है। आइस वाटर में चेंज होते हैं, ठीक है। वाटर क्या है, लिक्विड, ठीक है। वाटर चेंज होते हैं वाटर वेपर में, किसमें चेंज होते हैं, वाटर वेपर में, जो किस फॉर्म में होते हैं, गैसेस के, ठीक है। तो यहाँ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर आपको समझना है, ठीक है। आइस किसमें चेंज हो रहा है, वाटर में। वाटर किसमें चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में। सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में। लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है, गैसेस में। अब इसका कन्वर्जन भी कर लेते हैं। गैसेस किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में। लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है, सॉलिड में, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, आइस को वाटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अगर हम एक बोतल पानी लेते हैं, पानी को अगर हम फ्रिज में डाल देते हैं, बहुत देर तक 2-4 घंटे छोड़ देते हैं, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसको आप बाहर रखते हैं, ठीक है ना, तो आफ्टर सम टाइम वो किसमें चेंज होता है, वाटर में। तो फ्रिज के अंदर क्या था, टेम्परेचर कम था, लेकिन जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे लेके आते हैं, तो वहां का टेम्परेचर हाई है। इसका मतलब क्या हुआ, आइस को वाटर में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट। आइस को वाटर में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, हीट, ठीक है। और आइस को वाटर में चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेल्टिंग। क्या बोला जाता है, मेल्टिंग, गुड। वाटर को वाटर वेपर में चेंज करना है,
तो क्या करना होगा, हीट। जैसे पानी लेते हैं, पानी को गैस पे रखते हैं, उसको हम गैस देते हैं तो वो क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने के बाद जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वैसे पॉइंट को बोला जाता है, दैट टेम्परेचर को बोला जाता है जिसमें कोई भी लिक्विड किसमें चेंज होने लगते हैं, गैसेस में। एग्जाम्पल एक चीज याद रखिएगा कि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जितने भी है, हम मान लीजिए लिक्विड है, तो क्या सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, नहीं, सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो वाटर, अगर वाटर वेपर में चेंज कर रहे हैं तो हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद अगर लिक्विड गैसेस में चेंज हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है गैसेस लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, तो गैसेस को लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम कर देंगे, कूल कर देंगे, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, कंडेंसेशन। लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, कूल करना होगा, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सॉलिडिफिकेशन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये पॉइंट, ठीक है ना। अब एक सब्लिमेशन का मैंने बताया था आपको। सब्लिमेशन में क्या होते हैं, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेज इनटू गैसेस एंड गैसेस डायरेक्टली चेंजेज इनटू सॉलिड, ठीक है ना। तो सॉलिड डायरेक्टली अगर गैसेस में चेंज हो रहे हैं तो वैसे भी हीट करना होगा, ये आप हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जिसे अगर हम रख दें तो भी वो क्या होता है, धीरे धीरे गैस में चेंज हो जाता है, धीरे धीरे किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में। एग्जाम्पल लेते हैं नेफ्थलीन बॉल का। नेफ्थलीन बॉल सभी जानते होंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको पता ना हो कि नेफ्थलीन बॉल क्या होता है। तो जैसे हम लोग कपड़ा रखते हैं ना, ऊनी का कपड़ा, विंटर में जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, तो जब आपने देखा होगा कि जब विंटर खत्म हो जाते हैं, जब हम उसे अपने घर में रखने लगते हैं तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जर्म्स के कारण वहां पे हम क्या करते हैं, ये नेफ्थलीन बॉल दे देते हैं, ठीक है ना, उससे दूर भागते हैं। तो उससे क्या होता है, नेफ्थलीन बॉल में आप देखेंगे कि आप एक बॉल आपने 2 महीने 4 महीने पहले 6 महीने पहले रख दिया है, और जब 6 महीने के बाद देखेंगे तो आपको बॉल नजर नहीं आएगा, बॉल नजर नहीं आएंगे। वो डायरेक्टली क्या होता है, नेफ्थलीन बॉल गैस में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में। नेफ्थलीन बॉल किस फॉर्म में होते हैं, किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, और वो डायरेक्टली किस में चेंज हो रहे हैं, गैस में चेंज हो रहा है। इट मीन्स जो वैसा सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में चेंज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है ना। कुछ ऐसे गैसेस भी होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH4Cl, तो अमोनियम क्लोराइड भी जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में चेंज होते हैं और गैसेस से सॉलिड में चेंज होते हैं। तो कोई सब्सटेंस अगर गैसेस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। एक कैम्फर का एग्जाम्पल लेते हैं, कैम्फर कपूर। कैम्फर मतलब क्या होता है, कपूर। तो कैम्फर तो सभी के घर में होते हैं। आप देखेंगे अगर कैम्फर को जब हम लोग बर्न करते हैं, जब जलाते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो वहां पे कैम्फर जलाया जाता है। तो जब हम कैम्फर जलाते हैं तो आप सबने देखा होगा कि कैम्फर क्या डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, नहीं। आपने देखा होगा कि वो डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो रहा है। तो गैसेस में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां भी क्या हो रहा है, सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट हमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो अगला जो टॉपिक है, ठीक है ना, वो अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको जो भी हमने आज आपको पढ़ाया है, जो भी बताए हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकूं, ठीक है ना। और अगर जितने भी मैंने आपको टॉपिक आज बताए हैं, अगर किसी में भी अगर छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी अगर आपको लग रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको वहां से आंसर दे दूंगी। थैंक यू।